हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और हम लूसेंट का महासंग्राम चालू कर रहे हैं। और इसके तहत मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को लूसेंट के जो फैक्ट थे उन फैक्टों से आप लोगों को परिचित कराया और बताया कि किस तरीके से लूसेंट को हम पढ़ सकते हैं और किस तरीके से धीरे धीरे हम उसको और अच्छे से समझकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से ये महासंग्राम जारी रहेगा। सभी सब्जेक्ट इसमें कवर कराए जाएंगे और सभी टीचरों के द्वारा आप लोगों तक उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं और उड़ान एकेडमी के साथ जुड़े रहें। और इसी के साथ जो है हम इसे चालू करते हैं। तो उड़ान एकेडमी जो है उसका कोटेशन ये है कि प्रयास हमारा, सफलता आपकी। और उड़ान एकेडमी आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों की प्रिपरेशन आप कराती है, जिसमें यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, व्यापम, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है। इसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम पर हम लोगों ने एमपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए एक टेस्ट सीरीज चालू की है, जिसमें कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप लोगों को अवेलेबल होंगे। ये 10 सब्जेक्टों के आधार पर इन्हें तैयार किया गया है, जिसके आधार पर आपको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो इन टॉपिक वाइज इनको मिल पाएंगे। इसके अलावा एफएलटी इसमें शामिल की गई है। प्रीवियस ईयर के 2016 और 2017 के पेपर इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि पुराने पैटर्न के आधार पर जब सेकेंड पेपर होता था तो उसमें 70 क्वेश्चन हिंदी के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। तो 70 क्वेश्चनों को सबको अलग करते करते हुए एक साथ इकट्ठा किया गया है और इंग्लिश के सारे क्वेश्चनों को एक साथ इकट्ठा किया है। जीएस के क्वेश्चनों को भी इसी तरह से एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है, जिससे जब आप अपनी प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करने के आधार पर सभी क्वेश्चन आप एक साथ एक ही जगह पे लगा सकें। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिलेंगे और इसके अलावा 800 प्लस एमपीजीके के प्रीवियस ईयर के वन लाइनर क्वेश्चन भी आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे, जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आप उड़ान शिक्षा ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नए सिलेबस के आधार पर उड़ान एकेडमी जो है वो टॉपिक वाइज बुक्स लेकर आई है। आप अगर तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बुक्स भी ले सकते हैं उड़ान एकेडमी पे। इसके अलावा एमपीएसआई प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एक और हमने टेस्ट सीरीज चालू की है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। यानी कि इसमें 10 यूनिट वाइज जो है वो आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी और इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ही पूरा इसे ऑपरेट कर सकेंगे। ये मात्र 199 रुपीज़ में आप लोगों के लिए उड़ान एकेडमी लेकर आया है और इस ऑफर प्राइस के तहत आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों ही उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए उड़ान एकेडमी जो है उसके बारे में और हम लोग अगर देखें तो आप हमारे उड़ान शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सेंटर पर आकर विजिट भी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे बेहतर बनाई जाए, क्या आपको प्रॉब्लम आती है। विभिन्न टीचरों से मिलकर आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से भी आप हम लोगों से मिल सकते हैं। इस तरह उड़ान एकेडमी जो है वो अपने इसी लूसेंट महासंग्राम को आगे लेकर जाती है और इस लूसेंट महासंग्राम में ये देखती है कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी और क्या क्या चीज़ें अब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं हम इसको। और हमने पिछली क्लासेस में जितना किया था उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत में अगर हम प्राचीन भारत की अगर बात करते हैं तो प्राचीन भारत में क्या क्या चीज़ें जो थी वो हम लोगों ने इसमें देखा था और ये जाना था कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसको और देखते हैं कि कौन कौन चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो बाकी क्लासेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो भी चीज़ें आप लोगों को दिक्कत दे रही है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं और इसी के आधार पर ये जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चलती रहेंगी और आपकी तैयारी को हमेशा उड़ान एकेडमी एक नई दिशा देती रहेगी। चलिए चालू करते हैं हम लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं और अपनी लूसेंट आप अपने पास रखिए, जिससे आधार पर आप उसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए भैया, विदेशी यात्रियों को मिलने वाली प्रमुख जानकारियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यूनानी और रोमन लेखकों की बात करते हैं। यूनानी मतलब कि यूनान से आए हुए लोग, यानी कि रोम से आए हुए लोग। और जब ये भारत आए तो भारत में इस समय जब इन लोगों ने भारत के बारे में सुना, क्योंकि हुआ ये कि भारत की अगर बात की जाए तो भारत बेसिकली एक ऐसा देश था जिसके बारे में दूर दूर तक लोगों को पता चलने लगा था कि भारत जैसा एक विशाल देश है जो कि
मुख्य रूप से अपनी संपन्नता के कारण जाना जाता है। और भारत के बारे में ये भी कहा जाता था कि भारत जो है वो इस समय एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ही संपन्नता है। इसी समय जब यूनान में एक एम्पायर खड़े हो रहे थे, यानी कि रोमन्स एम्पायर आ रहे थे, तो रोमन्स एम्पायर के लोगों को भारत के बारे में पता चलने लगा। और जब भारत के बारे में उन्हें पता चलने लगा तो वो भारत के बारे में अपनी किताबों में लिखने लगे। लेकिन इसके पहले डेसियस नामक एक व्यक्ति हुआ, और टेसियस नामक एक ईरानी राजवेद हुआ। याद रखना, टेसियस कौन है? एक राजवेद है, ईरान का है। और इसने भारत के साथ ईरान के जो संबंध थे उन संबंधों का वर्णन इस प्रकार से बताया है जो एक मुख्य रूप से आश्चर्यजनक कहानियों से भरा पड़ा है। यानी डेसियस के कृत्यों में इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, इस तरीके से आश्चर्यजनक कहानियों के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया है कि इसकी इस द्वारा लिखी गई जो बातें हैं उस बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय एक और है हेरोडोरस। हेरोडोरस की बात की जाए तो हेरोडोरस को मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना भैया। तो इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो है वो हेरोडोरस को कहा जाता है। तो याद रखना भैया, हमारे मतलब इतिहास के पिता कौन है? तो इतिहास के पिता जो है वो हेरोडोरस है। ये भाई साहब कभी भारत नहीं आए, दूर से बैठे बैठे ही इन्होंने बकर कर दी और बकर करते हुए भारत के बारे में बहुत कुछ लिख दिया, क्योंकि भारत के बारे में हेरोडोरस से सुन रखा था। इसलिए इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी। ये हिस्टोरिका नामक पुस्तक उन्हें 5th सेंचुरी में लिखी, यानी भारत में महाजनपद चालू हो चुके थे और महाजनपदों के बाद इन्होंने जो है वो पुस्तक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिका था। और इसके बारे में इन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत और फारस के साथ होता हुआ व्यापार लाल सागर से होता हुआ भारत से किया जाता था, और इसी के साथ फारस यानी ईरान के साथ इसके संबंधों का वर्णन भी करा गया। लेकिन हेरोडोरस की किताबों में भी कई अफवाहें देखने को मिली, और इस तरह हेरोडोरस ने भारत और फारस के बीच के व्यापार के बारे में बताया, खास तौर पे लाल सागर से होने वाले व्यापार के बारे में बताया। और इस तरीके से भारत के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचने लगी। आगे चलकर भारत पे एक शासक हुआ जिसका नाम था सिकंदर यानी अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया 326 बीसी में। और जब अलेक्जेंडर ने 326 बीसी के आसपास आक्रमण किया तो ये भारत में लगभग 19 महीने रहा, और 19 महीने रहने के बाद इसकी सेना ने जवाब दे दिया, और ये सेना जो है व्यास नदी से वापस लौट गई। यानी सिकंदर भारत में किस नदी से वापस लौट गया? तो भैया भारत से वापस लौट गया वो व्यास नदी से। जब सिकंदर की कहानी हम देखेंगे तब हम इसको याद करेंगे, मोटे मोटे तौर पर हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक, सिकंदर जब भारत आया तो भाई साहब अकेला तो आया नहीं होगा, अपनी सेना लेकर आया होगा, और सेना के साथ कुछ भाई साहब लिखा पढ़े हुए लोगों को लाया होगा। तो नियाकर्स, अनेक्सिकिट्स और अरिस्टोबुलस जैसे कुछ राइटर उसके साथ आए। भाई साहब उसके साथ घूमते थे और उसके साथ घूमते घूमते लिखते चलते थे, अच्छा भैया इस पे यहाँ पाया जाता है, अच्छा ये यहाँ होता है, अच्छा ये यहाँ होता है, भारतीय जो है वो हाथियों पर बैठकर लड़ते हैं। और इस तरह नियाकर्स, अनेक्सिकिट्स और अरिस्टोबुलस ने इस समय ये कहा कि भैया इस समय भारत की कंडीशन ऐसी है। सिकंदर के समय ये भारत आए थे, इसलिए इन्होंने थोड़ा बहुत भारत के बारे में थोड़ा विश्वसनीय जानकारी देने का प्रयास किया है। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? चलो तो कमेंट करते रहिएगा, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम लोग और अच्छे बेहतर तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की अगर बात की जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है मेगास्थनीज, क्योंकि मेगास्थनीज सिकंदर के बाद भारत में जो यूनानी गवर्नर बना वो बना सेल्यूकस निकेटस, क्योंकि सिकंदर वापस लौट गया, और सिकंदर वापस लौटने से पहले भारत में जो एरिया उसने जीता था वहां पे सेल्यूकस निकेटस को अपॉइंट कर दिया। यानी भारत की अगर बात की जाए तो भारत के व्यास नदी के आसपास के एरिया से वो वापस लौट गया, और व्यास नदी के आसपास के एरिया से जब वो वापस लौट गया तो ये वाला जो एरिया था वो उसने जीत लिया था, और इस वाले एरिया में उसने अपने एक गवर्नर सेल्यूकस निकेटस को अपॉइंट कर दिया था। और सेल्यूकस निकेटस की अगर बात की जाए तो सेल्यूकस निकेटस जो है
वो बेसिकली ये सोच रहा था कि जो सिकंदर यानी अलेक्जेंडर नहीं कर पाया वो भारत कर देगा, क्योंकि सेल्यूकस निकेटस ने इसी सोच के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसका युद्ध मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को पराजित कर दिया। और जब सेल्यूकस निकेटस को पराजित कर दिया तो हुआ ये कि चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद एक संधि की गई और इस संधि के तहत मेगस्थनीज नामक व्यक्ति को भेजा गया, कहां पर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो 299 से लेके 304 तक जो है मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाकर उसने जो भी भारत के बारे में इन 5 सालों में देखा उसे उसने अपनी एक पुस्तक इंडिका में लिख दिया। और इसी समय मौर्य काल के समाज और संस्कृति के विषयों के बारे में उसने लिखा, लेकिन दुर्भाग्य से यह इंडिका समय के साथ नष्ट हो गई। और इंडिका के नष्ट हो जाने के बाद इंडिका के तथ्यों को उस समय के एरियन, प्लूटो जैसे इतिहासकारों ने उससे रेफरेंस लिए थे, क्योंकि वो कभी भारत नहीं आए थे। तो एरियन, प्लूटो वगैरह, डेरियस वगैरह ने जब इससे अपने कुछ कथन लिए तो इन्हीं कथनों के आधार पर आगे चलकर इंडिका वापस लिखी गई। और आज जो मौजूद इंडिका है वो वास्तविक इंडिका नहीं है, बल्कि ये दूसरे राइटरों की बातों को ले लेकर अब प्रेजेंट में एक इंडिका लिख दी गई है। तो इंडिका अपने वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइमेकस, डाइमेकस की बात की जाए तो यह सीरिया का शासक एंटियोकस का राजदूत था और एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। जब ये बिंदुसार के दरबार में आया तो ये मौर्य वंश के बारे में बताता है। और डाइमेकस के साथ जब ये आया था एंटियोकस, तो एंटियोकस से बिंदुसार ने सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक मांगे थे, लेकिन सीरिया के शासक ने सूखी अंजीर और मीठी शराब तो भेज दी, लेकिन उसे दार्शनिक नहीं भेजे थे। और इस तरीके से हमें सीरिया के शासक के बारे में पता चला। डायनोसिस आया। डायनोसिस मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड का जो है वो राजदूत था। और मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत होने के कारण कई लोगों का मानना है कि वो बिंदुसार के दरबार में आया और कई लोगों का मानना है कि वो अशोक के दरबार में आया। लेकिन मेन रूप से माना जाता है कि बिंदुसार के दरबार के में अंतिम समय में ये आया था। टॉलमी, टॉलमी की बात की जाए तो भैया टॉलमी जो है वो हर जगह टोल करेगा। टोल करेगा तो भैया भारत का भूगोल लिखेगा। टोल करता है, भारत का भूगोल लिखता है भैया टॉलमी। प्लिनी, प्लिनी ने नेचुरल रूप से काम किया भैया। पी नहीं थी उसने, नेचुरल रूप से काम करता था भैया। समझ मत लेना पीली थी उसने, कोई पीवी नहीं थी। नेचुरल हिस्टोरिका लिखी उसने। क्या लिखी? नेचुरल हिस्ट्री लिखी, कोई पी पा के नहीं लिखी उसने। तो फर्स्ट सेंचुरी में उसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी। और इस तरह भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों सब पी लेता था वो, और पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में लिखता रहता था। तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी उसने। ठीक, टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा। अगली बुक जो है वो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये बुक जो है वो बेसिकली फर्स्ट एडी यानी कि फर्स्ट सेंचुरी के समय लिखी गई। और इस के बारे में जो मोस्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो ये मिलती है कि इस समय पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के बारे में कि ये पुस्तक का लेखक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि भाई साहब ने ये पुस्तक लिखी तो सही, बेचारा गरीब अपना नाम लिखना भूल गया। और बेचारा अपना नाम लिखना भूल गया तो टेंशन में आ गया भैया यार, शायद वो जहाज से यात्रा कर रहा होगा। तो भैया पूरे वर्णन उससे लिखता, भारत जो है वो लाल सागर से व्यापार करता है, व्यापार इस तरीके से होता है, पूरा फायदा भारतीयों को मिलता है, भारत जो है वो इस तरह वर्ल्ड लेवल पर जो है वो सबसे ज़्यादा व्यापार में प्रॉफिट कमाता है। और इस तरीके से उसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो भारतीयों के बारे में लिखी। लेकिन जब उसने ये लिखा पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में, जब उसने लिखा तो जिसने लिखा उसने अपना नाम इस पर लिखना भूल गया, लिख नहीं पाया। जो कुछ भी हो, तुम लोग चाहो तो अपना अपना नाम लिख देना भैया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सिंह राजमोहन ने बनाई, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सिंह जो है वो शुभम ने बनाई। तो कोई भी अपने नाम लिख देना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि राइटर का तो नाम ही नहीं लिखा, तो अपना नाम दे देना भैया, अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है,
यह लेखक करीब 18 सेंचुरी यानी फर्स्ट एडी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया भैया, और इंडियन ओशन के साथ उसने जो भारत के बंदरगाहों का दौरा किया और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जो लिखा वो हमें जानकारी देता है। तो भैया याद रखना, बंदरगाहों के बारे में, इंडियन ओशन के बारे में, लाल सागर के बारे में, सब कुछ पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में मिलता है। कब मिलता है? तो फर्स्ट सेंचुरी में मिलता है, याद रहेगा। चलो भैया, तो क्या यूनानी और रोमन और फारसी लोग ही आएंगे, चीनी लोग नहीं आएंगे? चीनियों को भी तो बुलाओ भैया, भारत चीनी लोग भी आएंगे, तो चीनी खाने आएंगे चीनी लोग। तो सबसे पहले चीनी यात्री आएगा हुआयान। हुआयान जो है वो भारत आएगा, और चीनी यात्री जो है फायान जो है वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आएगा। तो भैया याद रखना, फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आएगा। देखो, जिसको मैं कोष्टक में बनाता चलता हूं उसको याद रखना। तुम लोग भी अपनी इस लूसेंट में मैं जिन चीजों को कोष्टक में कर दूं, आप भी इसे कोष्टक में करते हुए चलना, क्योंकि दोबारा जब आप पढ़ोगे तो इसमें क्या रहेगा, पढ़ते समय आपको याद हो जाएगा, अच्छा सर ने इसको टिक कराया था, इसको टिक कराया था, तो ये परफेक्ट है, इसको याद कर लेना। समझ गए बात को? चलो, तो चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, और इसने, फायान ने मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश के आसपास के एरिया का दौरा किया और देखा कि यहाँ का समाज और कल्चर कैसा है, यानी मध्य देश के बारे में जानकारी देता है वो। और मध्य देश के बारे में जानकारी देते हुए उसने इसके वर्णन किया है। मध्य प्रदेश की जनता सुखी है, समृद्ध है, और लगभग 14 वर्षों तक उसने भारत में रहकर भारत के बारे में लिखा। फायान कहता है कि भारतीय लोग जो हैं वो मांस का सेवन नहीं करते, इन्हें मांस पसंद नहीं है, भाई साहब ने बोल दिया। दूसरा, इन्हें गुलाब पसंद है, ठीक। तीसरा, इन्हें अपने धर्म के प्रति आस्था है, ठीक। और इसके अलावा यहाँ के लोग सादा जीवन जीने में विश्वास करते हैं, और इस तरह ये आडंबर रहित रहते हैं। फायान ने यह भी बताया कि इस समय भारतीय लोगों में एक प्रकार का जो है वो चमक दिखाई देती है, जिसकी वजह से भारतीय लोग अपनी खुशहाली को प्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए उसने एक पुस्तक लिखी, फो क्यों की, और फो क्यों की पुस्तक फायान के द्वारा लिखी गई, जिसमें कि उसने इसके बारे में बताया। तो भैया याद रखना फायान की बारे में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया और मध्य देश के बारे में जानकारी देता है। अगला चीनी आया संग्यून। संग्यून की बात की जाए तो 518 के आसपास संग्यून भारत आया और उसने 30 वर्ष तक यात्रा की और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेकर गया। लेकिन जो सबसे मेन चीनी यात्री भाई साहब भारत आएंगे वो आएंगे हैन स्वांग। तो भैया चीनी यात्री कौन आएगा? हैन स्वांग आएगा। बड़ा मस्तीखोरी है हैन स्वांग। हैन स्वांग आएगा किसके दरबार में? तो हैन स्वांग जो है वो एक चीनी यात्री आएगा। किसके दरबार में आएगा? तो हर्षवर्धन के दरबार में आएगा। हर्षवर्धन के दरबार में हैन स्वांग 629 में आएगा और आके वो भारत के बारे में लिखेगा, यानी 629 में वो चला था और 630 के आसपास वो जो है भारत की सीमा पे पहुंचेगा, भारत के बारे में लिखेगा। और 1 वर्ष की यात्रा करने के बाद वो सबसे पहले भारत के राज्य कपीशा पहुंचेगा। और कपीशा जब वो पहुंचेगा, क्योंकि हिमालय क्रॉस करके आएगा वो, इसलिए जब वो कपीशा पहुंचेगा तो भारत में लगभग वो 15 वर्षों तक यानी 645 ईस्वी तक रहेगा और बाद में वो चीन लौट जाएगा। इसी क्रम में वो बिहार भी जाएगा और बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, तो कमेंट्स करके मुझे बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो कमेंट्स करके बताना नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की उसने यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर उसने कुछ समय अध्ययन किया। जब अध्ययन किया तो शीलभद्र वहां के प्रिंसिपल हुआ करते थे और अध्ययन करने का मोटिव था बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करना, और उसने वहां जाके बौद्ध ग्रंथों को एकत्र किया। अच्छा ना, नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध ग्रंथ पहले ही एकत्र कर लिए उसने। अगर वो मिडिवल एज में आता तो बख्तियार खिलजी निपटा चुका था नालंदा विश्वविद्यालय को। और इस तरीके से उसने अपना ये पूरा यात्रा विवरण एक पुस्तक में लिखा और उस पुस्तक का नाम था सी यू की। कौन सी पुस्तक है? सी यू की। और सी यू की में उसने इसके बारे में लिखा। और
ये बताता है कि भारत जो है वो बहुत ही संपन्न देश है। हर्षवर्धन जो है वो ऐसा महान शासक है कि बता मैं क्या बोलूं, एकदम मजा आ जाता है हर्षवर्धन से मिलके। मजेदार राजा है भैया, और मैंने तो उसको शीलादित्य की उपाधि भी दे दी है भैया, ठीक है, बेहतरीन राजा है वो तो। और इस तरह 138 देशों का विवरण उसने अपने सीयू की में किया है। हर्ष के समय का समाज, धर्म, राजनीति सबके बारे में खुलकर लिखता है वो। और इसमें एक इंफॉर्मेशन वो देता है कि सिंध का राजा जो है वो शूद्र है। भैया ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। हेंसवांग ने कहां के राजा को शूद्र बताया था, ठीक है, तो सिंध के राजा को शूद्र बताया था। हेंसवांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। और जब हर्षवर्धन अपने प्रयाग यानी इलाहाबाद में यानी प्रयाग में महासभा का जब आयोजन करता था, तो भगवान बुद्ध के द्वारा वो जब पूजा की जाती थी तो सूर्य और भगवान शिव की भी प्रतिमाओं की पूजा की जाती थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो चीनियों को हमने अपने धर्म के बारे में बताया, भगवान शिव के बारे में बताया, भगवान सूर्य के बारे में बताया, लेकिन बौद्ध धर्म में आस्था चीनी लोगों की ज्यादा थी, क्योंकि चीनी में यानी चीन में बौद्ध धर्म फैल चुका था, इसलिए वहां के लोग भारत आ रहे थे और भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हेंसवांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, अच्छा आ गया कुलपति, आचार्य शीलभद्र थे। याद रखना शीलभद्र थे, और बौद्ध दर्शन के लिए सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय माना जाता था ये। चौथा चीनी यात्री है इतिसांग, ये 7th सेंचुरी में आएगा, और ये आएगा राजा जो है इस समय गुर्जर प्रतिहारों का वंश स्थापित हो रहा होगा, उस समय ये भारत आएगा। और अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समय भारत का वर्णन करेगा और बताएगा कि भारत जो है वो किस तरीके से इस समय विद्या का एक केंद्र बन चुका है। चीनी यात्रियों के जाने के बाद भारत में अरबी लेखक आएंगे, और अरबी लेखकों के द्वारा भी समय समय पर भारत के बारे में लिखा जाएगा। अरबी लेखकों की अगर बात की जाए तो अरबी लेखकों में पहला है अल बरूनी, अबू रेहान अल बरूनी। तो भैया इसका ओरिजिनल नाम है अबू रेहान, तो कौन? अबू रेहान अल बरूनी। और अल बरूनी किसके साथ आया? तो भैया ये मोहम्मद गजनवी की सेना के साथ भारत आएगा, क्योंकि मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करेगा, और मोहम्मद गजनवी जब 17 बार आक्रमण करेगा तो इसी आक्रमण में अल बरूनी भारत आएगा। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। और इस तरह अल बरूनी कहां का निवासी था? तो अल बरूनी तुर्कमेनिस्तान में स्थित खीव यानी ख्वारिज्म एक एम्पायर था, जिसकी बैंड चंगेज खां बजाएगा बाद में चलकर, पूरे ख्वारिज्म को जलाकर राख कर देगा वो, और बंगबरनी भगता हुआ इल्तुतमिश के समय भारत की बॉर्डर पर आएगा। ठीक, तो कहानी वो हम बाद में सुनेंगे। पहले ख्वारिज्म यानी क्यू का निवासी था, भारत आया, और अरबी में उसने एक पुस्तक लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, किताब उल हिंद, तहकीकात ए हिंद। तो भैया जैसे ही हिंद शब्द मिले समझना अल बरूनी आ गए हैं भैया। तो किताब उल हिंद या किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद, भारत की खोज, अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा तो ये अल बरूनी की पुस्तक है। ठीक है, आज भी इतिहासकार जो हैं इस पुस्तक का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये पुस्तक धर्म, दर्शन, त्योहार, भूगोल, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, नाप तोल की इकाइयां, मापन, मूर्तिकला, कानून, विज्ञान विषयों के आधार पर जो 80 से अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में विभाजित है? 80 अध्यायों में विभाजित है। राजपूत कालीन समाज, धर्म और रीति रिवाज की जानकारी देता है, क्योंकि इस समय राजपूत काल थे। तो याद रखना अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, इसलिए 11वीं सदी की जानकारी हमें देता है कि 11वीं सदी में भारत कैसा था, और 11वीं सदी में भारत कैसा था इसके बारे में बताता है कौन? अल बरूनी। और भारत के इन सभी के बारे में अल बरूनी भारत आया, तो भारत आने पर उसने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के साथ ही उसने वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को,
इन सभी का उसने अध्ययन किया। इसके अलावा उसने संस्कृत भाषा सीखी और संस्कृत भाषा सीखने के अलावा वो कई प्रकार की कला में भी महारत उसको हासिल थी। वो एक एस्ट्रोलॉजर भी था, वो एक प्रकार का मूर्तिकार भी था, एक प्रकार का चिकित्सा में भी रुचि रखता था, यानी ऑल ओवर, यानी कि भैया ऑलराउंडर था अलबरूनी। और अलबरूनी ने सभी कलाएं सीख रखी थी। और इस तरीके से अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के समय भारत आके भारत के बारे में बता के चला गया। इब्ने बतूता पैर में जूता, तो भैया इब्ने बतूता था, तो भैया इब्ने बतूता भारत आएगा किसके समय? तो इब्ने बतूता के बारे में पढ़ते हैं भैया। इब्ने बतूता किसके समय आएगा? तो इब्ने बतूता आएगा MBT, MDH मत कर लेना, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय आएगा। और इब्ने बतूता अरबी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत लिखेगा जिसका नाम होगा रेहाला या रहला। रहला या रेहाला नामक पुस्तक लिखेगा। और यह पुस्तक वो क्यों लिखेगा? क्योंकि इब्ने बतूता जब भारत आएगा तो 14th सेंचुरी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है। और दिल्ली सल्तनत में इस समय तुगलक डायनेस्टी है और तुगलक डायनेस्टी का शासक है MBT। और भारतीय उपमहाद्वीप में वो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषयों के बारे में बहुत अधिक मात्रा में जानकारी इकट्ठा करेगा और रोचक जानकारियां देगा। 1333 में, याद रखना कौन सी डेट को, 1333 में वो दिल्ली पहुंचेगा। और दिल्ली पहुंचकर उसकी विद्वानता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक उसे दिल्ली का काजी बना देगा। तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को कहां का काजी बनाया? दिल्ली का काजी बनाया। कहां का निवासी था इब्ने बतूता? तो इब्ने बतूता मोरक्को का निवासी था। और जब वो मोहम्मद बिन तुगलक, एक बार मोहम्मद बिन तुगलक उससे नाराज भी हो गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त किया। और इस तरीके से इब्ने बतूता जो है उसने रेहाला पुस्तक लिखी और इस तरीके से भारत के बारे में उसने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? अन्य लेखक हैं तारानाथ। कौन है? तारानाथ। तारानाथ की अगर बात की जाए तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक है और उन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक एक ग्रंथ की रचना की जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो तारानाथ तिब्बत के थे जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? कंग्यूर और तंग्यूर। मार्को पोलो, भैया ये भी खतरनाक व्यक्ति है मार्को पोलो। ये 13th सेंचुरी में आएगा मार्को पोलो। और मार्को पोलो पांड्या देश की यात्रा पर आएगा और पांड्या वंश के इतिहास के बारे में बताएगा। और पांड्याओं के समय, इस समय वीर पांड्या और सुंदर पांड्या जैसे भाई जो हैं गद्दी के लिए सिंहासन पर बैठने की कोशिश करेंगे। और इस तरह वीर पांड्याओं के बारे में बताएगा कौन? मार्को पोलो। तो भैया ये विदेशी कुछ यात्री हैं जो कि भारत में आने वाले ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पुरातात्विक साक्ष्यों को देखते हैं, क्या जानकारी मिल रही है हमें। तो पुरातात्विक संबंधी जानकारियों की अगर बात की जाए तो इस समय भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? तो भारतीय पुरातात्विक शास्त्र के पिता वहां की अगर बात की जाए तो भैया सर अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फादर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत की चीजों को संरक्षित किया था। अलेक्जेंडर, री.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट, ये सभी भारतीय पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन करने से रिलेटेड जुड़े हुए व्यक्ति थे। इन लोगों ने भट्टीपोलू, घंटासला, अमरावती, इन सभी आदि स्थलों की खुदाई की। और 14th सेंचुरी में आकर एक तहलका मच गया, क्योंकि 14th सेंचुरी में एक अभिलेख मिला जो कि एशिया माइनर की बात की जाए तो एशिया माइनर का बात है आधुनिक तुर्की।
और एशिया माइनर तुर्की का पुराना नाम है। तो बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर यानी टर्की से मिला है और यहां पर दो कबीलों के बीच में संभवतः संघर्ष हुआ होगा और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप इन कबीलों को शांत करने के लिए 4 देवताओं के नाम इसमें लिए गए। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। नासत्य को अश्विनी कुमार के नाम से जाना गया और इस तरीके से इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य की जानकारी हमें मिलती है और अश्विनी कुमार के नाम से जो है ये नासत्य को जाना गया और इस तरीके से 1400 बीसी में हमें बोगज कोई अभिलेख के थ्रू ये जानकारी मिलती है कि संभवतः आर्य लोग जब भारत आए होंगे तो आर्य लोग इसी मध्य एशिया से भारत आए होंगे और मध्य एशिया से भारत आए होंगे क्योंकि मिडिल एशिया में बोगज कोई अभिलेख में हमारे देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख है। मध्य भारत में भागवत धर्म यानी जिसको हम वैष्णव संप्रदाय के नाम से जानते हैं उसकी जानकारी तक्षशिला में इंडो ग्रीक राजा द्वारा अंतलिखित राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर यानी विदिशा का नाम है बेसनगर यानी विदिशा का पुराना नाम बेसनगर है, वहां से एक गरुड़ स्तंभ प्राप्त होता है जहां पर यह पता चलता है कि हेलियोडोरस ने शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में यात्रा की और जब वो भारत आया, हेलियोडोरस एंटियाल किट्स का राजदूत था वो, तो एंटियाल किट्स का राजदूत होने के नाते हेलियोडोरस जब भारत आया तो भारत आने पर उसने विदिशा की यात्रा की। इस समय विदिशा में शुंग वंश के शासक भागभद्र का शासन था और वहां जाकर उसने देखा कि लोग एक प्रकार के देवता की पूजा कर रहे हैं और वो देवता कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण है। और इस तरह भगवान कृष्ण को यूनानी लोगों ने जो कहा वो कहा हेराक्लीज और हेराक्लीज जो है वो भगवान कृष्ण का यूनानी नेम है। और इस तरह भागवत धर्म के बारे में बताया और भागवत धर्म के बारे में बताते हुए उसने वहां पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की क्योंकि विदिशा भागभद्र की कैपिटल हुआ करती थी जिसे हम बेसनगर के नाम से जानते थे। भारतवर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख मैं बता चुका हूं अपनी पहली क्लास में भी, आप लोगों को पता होगा। भारतवर्ष का पहला जिक्र हमें हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है जो किसका है, तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि इस समय जो है भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। सबसे पहले भारत में दुर्भिक्ष यानी कि अकाल पड़े होंगे और अकाल जब पड़े होंगे तो अकाल पड़ने पर राज्य की ओर से सहायता की गई होगी और राज्य की ओर से जब सहायता की गई होगी तो राज्य ने इस सहायता यानी दुर्भिक्ष पड़ने पर हमें इसकी जानकारी 2 अभिलेखों से मिलती है। एक मिलती है सोहगोरा ठीक अभिलेख से मिलती है जिसमें कि संकट काल में खाद्यान्न यानी कि अनाजों को सुरक्षित रखने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो याद रखना सोहगोरा से हमें दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है जहां पर यह बताया गया है कि किस तरह संकट काल में अनाज उपलब्ध कराए जाते थे। भारत में हुणों ने आक्रमण किया और हुण आक्रमणकारियों की जानकारी हमें स्कंदगुप्त के भीतर अभिलेख से मिलती है। तो स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है भीतर अभिलेख और एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। इन दोनों से हमें हुण आक्रमणकारियों की जानकारी मिलती है। सती प्रथा की जानकारी जिसमें हमें मिलती है वो है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख 510 एडी का है और इसमें इस समय जो शासक था उसका नाम था भानुगुप्त और भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। और गोपराज जो है वो जब हुणों से लड़ने गया तो लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने पर गोपराज की पत्नी सती हो गई जिसकी जानकारी हमें मिलती है एरण अभिलेख में। एरण कहां पर है, तो एरण जो है वो सागर में है। और इस तरह हमें एरण अभिलेख से जानकारी मिलती है कि किस तरीके से सतियां हो मतलब महिलाएं सती हो जाया करती थी। सातवाहन राजाओं ने सबसे पहले भारत का इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखने का प्रयास किया।
अशोक ने अभिलेखों का सहारा जनता को लोक कल्याणकारी कार्य यानी वेलफेयर वर्क के लिए किया, जबकि सातवाहन राजाओं ने इसके लिए अभिलेखों का प्रयोग किया। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है, और मंदसौर अभिलेख जो है वो कुमार गुप्त यानी गुप्त शासक कुमार गुप्त का है, जहां पे रेशम बुनकरों ने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और इस तरह हमें इसी अभिलेख से पहली बार यह जानकारी मिलती है कि रेशम बुनकरों की श्रेणियां जो थी, और इस तरह विज्ञापन देने वाला ये पहला अभिलेख है जिससे हमें विज्ञापन की जानकारी मिल रही है। सिंपल सी बात, रेशमों की विज्ञापन कर दिया इन्होंने। कश्मीर में एक नियोलिथिक साइट यानी कि नवपाषाण कालीन स्थल है जिसका नाम है बुर्ज होम। एक और है गुफ कराल, जहां पर गर्तावास यानी गड्ढा बना के घर के साक्ष्य मिलते हैं, और यहां पे गड्ढा बना के जो घर बनाए गए हैं वहां पे उतरने के लिए सीढ़ियां दी गई हैं, और इस तरीके से यहां पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने की प्रथा की जानकारी मिलती है। तो ऐसा कौन सा स्थल है जम्मू कश्मीर में जहां पर कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाया जाता था? तो याद रखना, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के एविडेंस हमें कहां से मिलेंगे? तो वो मिलेंगे हमें बुर्ज होम से। पुरा स्थलों की अगर बात की जाए तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पे औजार, बर्तन, इमारतें जैसी कई वस्तुएं मिलती हैं, और वहां के लोगों के द्वारा चीजें प्रयोग की जाती होंगी जो कि एविडेंस के रूप में हमें मिल रही हैं। सिक्के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में अभी जब सिक्कों की बात की जाए तो पहली बार सिक्के जो हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बीसी में चलाए गए, और 6ठी यानी 6 बीसी में चलाए गए आहत सिक्के। आहत इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसको ठोक पीट कर बनाया जाता था। इसी को आगे चलकर कर्षापण के नाम से जाना गया, और इस तरह आहत सिक्के जो हैं वो कर्षापण के नाम से प्रसिद्ध होंगे आगे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन, मैं बताया था पिछली क्लास में यवन कौन होते हैं? यवन वो जिनको काली मिर्च पसंद हो, विदेशी मलेच्छ, इनको कहा जाता था। तो सिक्कों पे सबसे पहले लिखना कि किस राजा के बारे में कहां छप रहा है, क्या सिंबल है, ये सब यवन शासक लेके आए। खास तौर पर यूनानी लेकर आए। कौन लेकर आए? यूनानियों ने सबसे पहले लेख लिखित सिक्के चलाए। ठीक है, चलो कुछ अभिलेख हैं, जैसे सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है जिसमें कोई भी तिथि अंकित नहीं है। याद रखना, कलिंग के राजा खारवेल का, जिसमें भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का है। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख में हमें हुण अटेक कऊ की जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख गौतमी जो है सतकर्णी यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी यानी कि उसके गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी यानी भूमि दान के बारे में भी जानकारी मिलती है इसमें। नागनिका के नानाघाट अभिलेख में मिलती है हमें भूमि दान की। नागनिका के नानाघाट अभिलेख से हमें भूमि दान की जानकारी मिलती है। नासिक में सातवाहनों की जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन को पराजित कर दिया पुलकेशन द्वितीय ने, और नर्मदा नदी को सीमा बना दिया दोनों के बीच जानकारी। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन का है, और इस तरह मंदसौर अभिलेख में हमें उस समय कई जानकारी मिलती है क्योंकि कुमार गुप्त का है तो रेशम बुनकर, यशोवर्मन का है तो इस समय ओलिकर वंश की जानकारी मिलेगी हमें इसमें, है ना। यशोवर्मन का कौन सा वंश था? ओलिकर वंश था, ओलिकर वंश की जानकारी मिलेगी। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार राजा भोजराज यानी कि राजा भोज की जानकारी मिलेगी। राजा भोज की उपाधि थी आदिवरहा। ठीक है, ये राजा भोज परमार राजा नहीं है बल्कि प्रतिहार राजा है। राजा भोज वो जो भोपाल में बड़े तालाब में, वो राजा भोज परमार वंश के हैं। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख में हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें हमें हुणों की जानकारी मिलेगी, आक्रमण की जूनागढ़ से मिलेगी, लेकिन ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, तो इसमें हमें जो जानकारी मिलेगी इसमें हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलेगी। किसकी जानकारी मिलेगी?
सुदर्शन झील की। लेकिन यहीं पे जूनागढ़ यहां भी आ गया, तो यहां पर जब स्कंदगुप्त सामने आएगा तो हुणों की, और यहां पर रुद्रदामन आएगा तो सुदर्शन झील की। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक का है। संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख रुद्रदामन का यही जूनागढ़ अभिलेख है जो पहली बार संस्कृत में लिखा गया। याद रखना भैया, संस्कृत में लिखा गया भैया, भूलना जाना साथियों, साथ निभाना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अभिलेखों का अध्ययन करने वाली जो चीज होती है उसे हम कहते हैं पुरालेख शास्त्र यानी इपिग्राफी कहलाता है। इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों का प्राचीन तिथि का अध्ययन करने के लिए पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर के मुख्य पुरालेखा शास्त्री के कार्यालय में रखे गए हैं। आरंभिक अभिलेखों की भाषा क्या होती थी? प्राकृत होती थी। और सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सकते, यानी हड़प्पा की जो मोहरें हैं उन्हें में कई ऐसे चित्र बने हुए हैं जिन्हें लिखे हुए हैं जिनको हम आज तक पढ़ नहीं पाए। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी में मिलने लगी और चौथी और पांचवी सदी तक आते आते सर्व जगह संस्कृत भाषा प्रयोग करने लगी क्योंकि उच्च वर्ग की भाषा बन चुकी थी। और अभिलेखों में भी इसका प्रयोग 9वीं 10वीं शताब्दी में होने लगा। लेकिन पहले प्राकृत का होता था, संस्कृत का नहीं, क्योंकि संस्कृत इसलिए नहीं होती थी क्योंकि संस्कृत बोलने वाले लोग कम होते थे और प्राकृत समझने वाले ज्यादा, क्योंकि प्राकृत आम जन के लोगों के द्वारा बोली जाती थी। मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों में कॉपर्स इंस्क्रिप्शनोस इंडिकोरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए, भैया वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत में रुचि को दिखाते हैं, याद रखना भैया। अरिकामेंडू मोस्ट इंपोर्टेंट है। अरिकामेंडू पुडुचेरी में स्थित है जहां पर हमें सबसे पुरानी रोमन बस्ती मिलती है, वहां पे हमें रोमन सिक्के मिले हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा को याद रखना स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, तो बर्मा को स्वर्ण भूमि, मलाया को स्वर्ण द्वीप कहा जाता था भैया, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बर्मा जो है वो स्वर्ण भूमि, मलाया जो है वो स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया को कंबोज और जावा को यवद्वीप कहा जाता था। तीनों द्वीप याद रखना भैया, बर्मा स्वर्ण द्वीप, जावा यवद्वीप, मलाया स्वर्ण द्वीप। ठीक है, इस नाम से जाना जाता था जहां पर भारत के साथ हम व्यापार भारत का होगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। विदेशी यात्रियों का तो अपनी लूसेंट अपने साथ रखिए, पढ़ते चलिए, जहां भी कंफ्यूजन होगा पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से सभी चीजें जो है मैं आपकी कवर कराऊंगा और आपकी सफलता में उड़ान एकेडमी आपके साथ है। और इसी तरह मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।